नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं 21 सेट। इसके बाद 22nd सेट आएगा, वो उस पे सीरीज खत्म हो जाएगी। अप्रैल से लेकर जुलाई 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसके बाद और किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक सीरीज, फुल्ली सीरीज भी यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। ये सब जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हैं, सबको मर्ज करके हम एक सिंगल वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसके थ्रू आप इन वीडियोस को बार-बार देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसमें से आने वाले जो फैक्ट्स हैं, वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इसके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप वीडियोज़ के लिंक भी एक्सेस कर सकते हैं। मुझे @कपिल का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहला एनवायरनमेंट का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि दिल्ली में एक एयर क्वालिटी को लेके काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। स्पेसिफिकली ये जब जो स्टबल बर्निंग होती है, जब पैडी की हार्वेस्टिंग शुरू होती है दिल्ली एनसीआर के रीजन में, या फिर हम बात करें पंजाब हरियाणा के रीजन में, तो वहाँ पे जो पैडी का स्टबल बचता है, जो पैडी का रेसिड्यू बचता है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए फार्मर्स के पास काफ़ी मैकेनिज्म नहीं होते। कोई खास मैकेनिज्म नहीं होते, टूल्स अवेलेबल नहीं होते। मोreover बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। फार्मर्स को लगता है, जिसे हम पराली भी कहते हैं, फार्मर्स को लगता है कि इसको वहीं पे जला देते हैं और उससे जो कुछ मैन्योर भी इकट्ठा हो जाएगा, कुछ राख भी इकट्ठी हो जाएगी, एंड प्लस हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इसे डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा है, वो खत्म हो जाएगा। यानी सस्ते में काम को खत्म कर देते हैं। अभी ऐसा समय होता है जब दिल्ली के ऊपर जो विंड्स होती हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है, विंड्स की स्पीड कम होती है, और ये जो विंड्स होती है वेस्ट फ्लो हो रही होती है, तो ईस्टर्न फ्लो हो रही होती है। तो जैसे ही आप हरियाणा और पंजाब में इस तरह के स्टबल बर्निंग करते हैं, तो उससे आने वाला जो धुआं है, वो दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और दिल्ली जो है उससे चोक्ड फील करने लग जाता है काफ़ी समय। यूजुअली ये तब होता है जब विंटर्स ऑनसेट पे होती हैं, और उससे दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब होती है, ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, और कोविड के टाइम पे तो ये बड़ी एक क्राइसिस बनती जा रही है। और ये कोई एक साल की प्रॉब्लम नहीं है। 2009 से जब से पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी फार्मिंग की पॉलिसीज को चेंज किया है, जब से पंजाब गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया और ये कहा कि जब तक मानसून नहीं आएगा, आप पैडी को सो नहीं करेंगे। अब यूजुअली क्या होता है, मानसून आते होते जून जुलाई हो जाती है, तो पैडी का जो सीजन है वो स्ट्रेच हो जाता है। उसका जो हार्वेस्ट सीजन है स्ट्रेच हो जाता है अक्टूबर तक, और फिर अक्टूबर में उनको एक जो है राबी क्रॉप जो है वो ग्रो करनी होती है, यानी वीट जो है वो ग्रो करनी होती है। इसलिए उनको जल्दी से खारिफ के रेसिड्यू को समेटना होता है। फार्मर्स की भी गलती नहीं है, यहाँ पे सबके इंटरवेंशन की जरूरत है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। अच्छा, स्टेट के कोऑपरेशन की भी काफी ज्यादा जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हरियाणा पंजाब दिल्ली के बीच में एक डिस्प्यूट रहता है। अब कौन कैसे इस चीज को रोका जाए। पंजाब अपने फार्मर्स को इसलिए नहीं रोक पाता क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन फार्मर्स की है, वोट बैंक है, हरियाणा के साथ सेम है, और दिल्ली सफर करता है। अब इसके चलते काफ़ी ज़्यादा मशक्कत हुई, तो फाइनली एक बात हुई कि चलो एक परमानेंट एयर क्वालिटी कमीशन बना देते हैं एनसीआर रीजन के लिए। अब ये एनसीआर रीजन पे जो एयर क्वालिटी कमीशन बनेगी, ये इसका इसका जो होल्ड होगा या फिर इसके जो डायरेक्शंस होंगे, वो पंजाब हरियाणा और एनसीआर की सारी स्टेट्स को मानना पड़ेगा। ठीक है। पहले क्या होता है कि लेटर से दिल्ली की, अगर दिल्ली अपनी खुद की एयर क्वालिटी कमीशन बनाता, तो हरियाणा कहती कि हम आपसे ऑर्डर्स क्यों लें, आपकी एयर कमीशन से हमें क्या लेना देना। सिमिलरली पंजाब से दिल्ली कहेगा कि भाई हम आपकी रिपोर्ट को क्यों माने। तो इसीलिए एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहाँ जरूरत थी, तो परमानेंट कमीशन क्वालिटी एनसीआर के लिए बनाई गई। अब स्पेशली आपने देखा ये फार्मर्स के जो वेस्ट बर्निंग होती है, जिसे हम स्टबल बर्निंग कहते हैं पंजाब हरियाणा में, उसको रोकने के लिए किया गया। अब कौन कौन से एरियाज कवर करेगा, हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और एनसीआर के नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी नेशनल कैपिटल रीजन के एडजॉइनिंग एरियाज। जब मैं बात करता हूँ एनसीआर की, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो भी सैटेलाइट टाउन्स ओवर द टाइम जो डेवलप हुए हैं, जिसमें हम सोनीपत, गुड़गांव, मेरठ, बागपत जैसे जगह अब एक्सटेंडेड एनसीआर में आ रही हैं, तो ये सब जो है वो पार्ट है एनसीआर का। तो यहाँ होने वाली कोई भी एयर पोल्यूशन की गतिविधि को ये कमीशन हैंडल कर सकती है। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या पावर्स हैं कमीशन के पास। कमीशन सोल अथॉरिटी होगी, इसके ऊपर जुरिडिक्शन, इसका जो जुरिडिक्शन रहेगा वो सारे मैटर्स में रहेगा जहां पे बात होती है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की। हो सकता है कल कोई बोले कि गाजियाबाद में भी सीएनजी जो है मैंडेटरी कर दिया जाए, नोएडा में भी सीएनजी जो है मैंडेटरी कर दिया जाए। अब साथ ही साथ देखेंगे, आइडिया बस यही है कि एयर क्वालिटी को बेटर करना है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जो एयर क्वालिटी को हैम्पर कर रही है, तो उस पर फोकस करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, रिसर्च करेगी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, एयर क्वालिटी इंपैक्ट को ऑब्वियसली बात है बेटर करेगी, कोड्स बनाएगी, गाइडलाइंस बनाएगी, यानी लॉज बनाएगी, बायलॉज बनाएगी, जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और इंस्पेक्शंस करेगी, रेगुलेशन करेगी, किसी भी पर्सन पे, अथॉरिटी पे बाइंडिंग रहेगी। लेटर से डायरेक्शन दे देती है नोएडा की एक फैक्ट्री को, नोएडा के किसी फार्म को, तो फिर वहां पे बाइंडिंग रहेगा। अगर यूपी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दिया जाता है तो उस पर बाइंडिंग रहेगा। तो इस तरह की पावर जब तक नहीं आएंगी, जैसा बार बार मैंने आपसे कहा कि जब तक एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी इस तरह से काम नहीं करेगी, प्रॉब्लम जो है वो
रिजॉल्व नहीं होगी। इसलिए एयर क्वालिटी दिल्ली की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। आप देखते हैं कि दिल्ली का जो एक्यूआई है उस समय पे 500 प्लस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खराब है। एनीथिंग अबव 50 इज़ नॉट गुड। आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ आज भी 35-50 का एक्यूआई मेंटेन रहता है, तो वहाँ एयर क्वालिटी बेटर रहती है। इनफैक्ट अभी एक सर्वे भी आया, उसमें ये कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी से होने वाले इम्पैक्ट को, यानी एयर पॉल्यूशन से होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट जो है, हज़ार्ड जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं वो 5 से 15 साल के बच्चों को। उनकी ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, उनमें कई बच्चों में अस्थमा डेवलप हो रहा है। तो ऐसे में एक इस तरह की सेंट्रलाइज़्ड अथॉरिटी का होना काफ़ी नेसेसरी है, जो ऑटोमैटिकली एनवायरमेंटल कंसर्न को भी एड्रेस करेगी और आने वाले समय की हेल्थ कंसर्न्स को भी एड्रेस करेगी। नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन इस बार न्यूज़ में थी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने जस्ट फॉर फन किसी डॉल्फिन को मार दिया था गैंजेस रिवर में, तो यहाँ पे इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब जानना चाहिए हमें क्या एग्जैक्टली है। साथ ही साथ देखेंगे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आ गया है। अब इंडिया और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में लग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे आ रहा है, बिहार में हो रहा है। हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, हम कह देंगे यूपी में हो रहा है, क्योंकि गंगा का काफ़ी मेजर जो एरिया है वो यहीं फ्लो होता है, बट नहीं, ये पटना बिहार में लगेगा। सेंटर इसको सेट कर रही है गंजिस के पटना के बैंक। अब पटना जो है वो गंजिस के बैंक्स पे है, तो वहीं पे इसको सेट किया जा रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के इम्प्लीमेंटेशन को ये देखेगा। क्या है एग्जैक्टली, देखो बिहार के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, उसके पास 50% रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो डॉल्फिन, ये रिवर डॉल्फिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी 50% पॉपुलेशन जो है बिहार में आपको दिखती है। इसको 2011 में प्रपोज किया गया था। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, याद रखिएगा 2009 में इसको डिक्लेयर किया गया था। साथ ही साथ ये स्पीशीज जो है एक रिलायबल इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ एंटायर रिवर इकोसिस्टम। जैसे जैसे इसकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है ना, इससे हमें ये पता चल रहा है जो गंगा रिवर का इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो देखो किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाले फ्लोरा और फौना डिसाइड करते हैं कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। अगर वो फ्लोरा और फौना आपको डिप्लीट होते दिखते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इकोसिस्टम में कोई ना कोई लॉस हो रहा है। इनफैक्ट ये आप देखेंगे वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज है वर्ल्ड में। 4 ही ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें एक भारत में है। बाईजी यांगजे रिवर, ये बेसिकली एक्सटिंक्ट है 2006 से। चाइना में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुए, पॉल्यूशन इतना हुआ, रिवर पॉल्यूशन, तो ये जो यांगजे रिवर है यहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो गई। बोटो आपको मिलेगी अमेज़न रिवर में, और भूलन मिलेगी इंडस रिवर पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सिर्फ 4 ही ऐसी जगह, प्लस हमारी गैंजेस में जो एक डॉल्फिन मिलती है, रिवर डॉल्फिन। अब गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ठीक है, तो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखा गया, पूरी गैंजेस रिवर में देखा गया। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन पे भी इसको देखा गया। साथ ही साथ कनफुली संगू रिवर जो सिस्टम है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, वहाँ भी इसको देखा गया। तो बेसिकली ये इंडिविजुअल्स हैं, ये आपको सप्ता कोसी रिवर नेपाल के एरिया में, मतलब जितना भी आपको जितनी भी माउंटेनियस रिवर्स हैं जो इमर्ज होके आती हैं आपके हिमालय से, उसके पूरे सिस्टम में, इकोसिस्टम में ये डॉल्फिन्स मिलती हैं। अब इसकी खासियत होती है, ये ना ब्लाइंड होती है। ठीक है, दे डोंट हैव आईज। ये अपना प्रे कैसे फाइंड करती हैं, इको लोकेशन से इको वेव्स भेजती हैं, और जिस तरह से सोनिक वेव्स वापस आती हैं उसी तरह से लोकेट कर पाती है कि इनका प्रे है। यूजुअली टर्बुलेंट वाटर्स में मिलेंगी, जहां पे फिशेस जो हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वहीं भाई फीड कर पाएंगे टर्बुलेंट वाटर्स हैं। टर्बुलेंट वाटर्स में आप देखेंगे फिशेस काफी खट्टी हो जाती हैं, तो वहां पे ये प्रे करती हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे इको लोकेशन की टेक्निक, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बैट, डॉल्फिन और कुछ और एनिमल्स भी यूज करते हैं जो साउंड पे डिपेंड करते हैं। हमने इसी तरह से अपना सोनार सिस्टम भी डेवलप किया था। ये उस जोन में रहती है जहाँ या तो वहाँ पे बिल्कुल करंट नहीं हो। ठीक है, मतलब पानी वहाँ पे स्टैंड स्टिल होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बचती है, और उस एनर्जी को ये प्रे में, अपने खाना ढूंढने में लगा देती हैं। जैसे ये डेंजर को सेंस करती हैं, ये डीप वाटर्स में चली जाती हैं, ये नो करंट जोन से बेसिकली वापस आ जाती हैं, या फिर आप कहेंगे एजेस पे रहने लग जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शार्प इनका जो सिस्टम है काम करने का वो भी होता है। मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। ये ब्रीथ नहीं कर सकती वाटर में, इसलिए इनको हर 30 से 120 सेकंड में ऊपर आना पड़ता है। तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो है, अगर आप गैंजेस के बैंक्स पे हैं तो आपको इस तरह के एरियाज में, अगर आप यूपी बिहार के बॉर्डर में जहाँ पे गैंजेस रिवर है, वहाँ पे आपको काफ़ी दिख जाएंगी बहुत ज़्यादा, जहाँ पानी एबंडेंस में और पानी स्टैंड स्टिल है, तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये साउंड ये प्रोड्यूस करती हैं, तो उससे क्या होता है कि इसलिए इनको सोनस, सुसु या शुशुक सेहो रिवर से भी जाना जाता है। अब फीमेल बेसिकली लार्जर होती हैं इन केस ऑफ एज कम्पेयर टू मेल, और वंस एवरी 2 to 3 ईयर दे गिव बर्थ ओनली टू 1 काफ। ठीक है, तो एक ही बच्चा का जन्म होता है, इसलिए पॉपुलेशन देखो इनको बचाए रखना काफ़ी नेसेसरी है।
इकोसिस्टम गंगा का इन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब इसलिए भारत सरकार जो है इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स में काफ़ी आगे चली। हम गेंजेटिक डॉल्फिन के लिए एक नेशनल मिशन लेके आए थे 2010-2020 10 साल का कंजर्वेशन एक्शन प्लान था। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन हाल ही में अनाउंस हुआ था 2020 में। ये बिल्कुल प्रोजेक्ट टाइगर की लाइन्स पे आया और डॉल्फिन पॉपुलेशन को बढ़ाने में, जैसे हमने देखा ना प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए, लगभग 3500 टाइगर हमने कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर के चलते जोड़ लिए, मतलब पॉपुलेशन बना ली। तो इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी हमारा सक्सेसफुल हो। 2020 में हम इसको लेके आए हैं और देखिए कब तक हम इसको सक्सेसफुल हो पाते हैं। अभी इसके कुछ ऐसे रिपोर्ट्स नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। आइडिया बस यही है, डॉल्फिन को कंजर्व करना, एक्वेटिक हैबिटेट को भी कंजर्व करना। जैसे आप देखते हैं गंगा में हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो वो एक तरह से यही था कि जितना भी वेस्ट डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, वो गंगा में ना पहुंचे, क्योंकि जब वो गंगा में पहुंचता है तो वहां पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा केमिकल या फिर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है और ये जो वहाँ की स्पीशीज है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इसलिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे यूज की जाएगी जिससे एंटी पोचिंग एक्टिविटीज पे भी नजर रखी जा सके। फिशरमैन को एंगेज करना, ओशन डिपार्टमेंट ओशन डिपार्टमेंट को एंगेज करना, रिवर डिपार्टमेंट को एंगेज करना, इससे क्या होगा, इनके इनके जो स्पीशीज हम बचाई जाएंगे और लोकल कम्युनिटीज को भी फायदा होगा। देखो जैसे रिवर इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तो रिवर इकोसिस्टम पे बस यही लोग डिपेंड नहीं करते, हम लोग भी डिपेंड करते हैं। हमारी ऐसी पॉपुलेशन जो रिवर बैंक्स पे रहती है वो बहुत ज़्यादा रिवर इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर उनके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वहीं से होते हैं, अगर रिवर क्लीन रहेगी, वहाँ की जो पॉपुलेशन है स्टेबल रहेगी, इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, फ्लोरा फौना पनपते रहेंगे, तो उनको भी टाइम टू टाइम फिशरीज के केस में या अदरवाइज जो भी वहाँ से जो बेनिफिट्स होते हैं उस एरिया से वो उनको मिलते रहेंगे। तो इतना ही जानना था इसमें। तीसरा टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। अब यूपी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेंगे बस। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। यूपी सरकार ने कहा कि हम एक नई पॉपुलेशन पॉलिसी लाएंगे 2021-2030। इस साल की थीम क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 की इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन फर्टिलिटी। कोविड का फर्टिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है? अब एग्जैक्टली है क्या? देखो यूपी कह रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं यूपी जो है इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। एरिया अगर आप देखेंगे हमारी पॉपुलेशन बहुत सारी कंट्रीज से ज़्यादा है। हम कंट्रीज के हिसाब से चलें तो हम लगभग 7th-8th कंट्री में आ जाएंगे, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश को हम इस तरह से लाइन अप करें। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, पॉपुलेशन लगभग 220 मिलियन है। इसलिए कहते हैं ना उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स डिपेंडेंट है इसी पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अगर आपने विन कर लिया, वोट बैंक आपका बन गया, तो आपके लिए सेंटर पे पहुंचना काफ़ी आसान है। तो ये पॉपुलेशन के बेनिफिट्स भी हैं। देखो पॉपुलेशन के सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या होते हैं कि आप इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड उठा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास रिसोर्सेज हो, आपके पास स्किल्स हो, आपके पास मैन पावर तो बहुत है लेकिन उस मैन पावर को चैनलाइज करने के स्किल्स हो, रिसोर्सेज हो, तभी कर सकते हैं। नहीं तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को झेलना, संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। चाइना ने अपनी इसी पॉपुलेशन का बेनिफिट उठाया और आपने देखा कि जितने भी विलेजेस हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स, उनको जोड़ा और विलेज में जो लेबर है उनको यूज करके, चीप लेबर को यूज करके चाइना को एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी असेंबली लाइन बना दिया। अब देखेंगे सिर्फ आईफोन से चाइना की इकोनॉमी को काफी अर्निंग हो जाती है। तो असेंबली लाइन में क्या हुआ? देखो असेंबली लाइन के लिए चीप लेबर थी चाइना के पास, उसको स्किल्स दी, सेमी स्किल सबसेट प्रोवाइड किए और फिर उसको आपने फैक्ट्रीज में डिप्लॉय कर दिया। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अच्छे से यूज करके आपने अपने आप को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना लिया, या फिर हम कहें इंडिस्पेंसिबल इंजन ऑफ ग्रोथ बना दिया वर्ल्ड का। इसीलिए यही चीज इंडिया भी कर सकता है। यूपी के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हम चैनलाइज कर सकते हैं यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अगर यूपी में इंडस्ट्रीज आ जाए तो लोकल पॉपुलेशन को काफी बड़ी मात्रा में जॉब्स मिलेंगी और जब उनको जॉब्स मिलेंगी तो जो हमारी डेमोग्राफी है वो डिविडेंड देगी। डिविडेंड मतलब लाभांश देगी, बेनिफिट देगी, अर्निंग करेगी। जब अर्निंग करेगी तो फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करेगी, फैमिली इनकम बढ़ेगी, लाइवलीहुड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको बढ़ती दिखेंगी। नेक्स्ट हमें देखना है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। क्या है एग्जैक्टली? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। अब एग्जैक्टली ये जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लेके आता है। अब ग्लोबल असेसमेंट है फूड इनसिक्योरिटी का। जैसे कि आपने देखा माल न्यूट्रिशन और हंगर जो है बढ़ता जा रहा है, इसी पे इसने फोकस किया है। तो इतना ही जानना था इस टॉपिक के लिए हमें। अब हम सेट 22 में मिलेंगे और फाइनली सारे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जो है खत्म करेंगे। तो वो लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद आपको रिवीजन करना होगा, पीडीएफ डाउनलोड करने होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।